हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 13। आज के अति कम्पिटिटिव युग में मनी कमाना आसान नहीं है। मनी अर्जित करने हेतु कौन कितने पापड़ बेल रहा है यह उसका मन ही जानता है। यह सब वे बातें हैं जो बताने की आवश्यकता नहीं है, पर यह बताना जरूरी है कि आपकी मेहनत व ईमानदारी से कमाई मनी कोई लूट ना ले जाए। यह देखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी मनी का एक एक पैसा आपकी खुशियों हेतु खर्च हो, यह देखना आपका कर्तव्य है। आप कहेंगे कि इसका हम ध्यान रखते ही हैं। अगर रखते होते तो मुझे यह बात छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह स्पष्ट समझ लो कि ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनी कम है का रोना सभी रोते रहते हैं, परंतु जो मनी पास में है वह कहाँ लूटी जा रही है इस पर ध्यान कम ही लोग देते हैं। होगा अभी तो सबसे पहले यह समझे कि मनी आपकी नहीं सबकी पहली ज़रूरत है। वह होना भी चाहिए क्योंकि आज के आधुनिक युग की सच्चाई है। लेकिन समस्या यह कि जितने लोग ईमानदारी से मनी कमाने में लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मनी लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि मनी सिर्फ मनी है। कमाओ या लूटो, सामान खरीदकर दोनों देती है। बात कड़वी है पर सच्ची है। अभी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो यह बता दे कि यह चोरी की हुई मनी है, इसे सामान मत दो। ऐसे में चोर व लुटेरों पर लगाम लगाएं कैसे? उस पर दिक्कत यह कि सारे लुटेरे डाकुओं के भेष में भी नहीं हैं। अधिकांश शरीफ सज्जन व ईमानदारी का नकाब ओढ़े बाजार में घूम रहे हैं। इससे पहले कि आप उन्हें पहचानें वे आपको लूट लेते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे तो लुटाने के अनेक अनुभव आपको भी ताज़ा हो ही जाएंगे। आपकी मनी नहीं लूटी जा रही है, इस भ्रम में रहना ही मत। चलो छोड़ो, पुरानी बातों पे धूल डालते हैं तथा आज के बाद क्या करना उस पर विचार करते हैं। और विचार क्या करना है? आपको तय करना है कि अपनी कीमती मनी लुटेरों को लूटने नहीं देने हैं। मनी कम है का रोना रोने की बजाय लूट रही मनी बचाने को प्राथमिकता देनी है। और लुटेरों से अपनी मनी बचाने का मैं एक सीधा उपाय दे रहा हूँ। यह तो मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि हर चीज़ का अस्थाई इलाज सिर्फ गहरी साइको एनालिसिस से ही संभव है, और हमें लुटेरों से बचना अस्थाई तौर पर ही है। ऐसे में निश्चित ही हमें लूटने व लुटाने की गहरी साइको एनालिसिस करनी होगी। और उस संदर्भ में यह स्पष्ट समझ लो कि लूटना व लुटाना दोनों क्रिया है तथा हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फोर्स अवश्य होती है। कोई भी क्रिया बिना किसी साइकोलॉजिकल फोर्स के संभव है ही नहीं। यह जो मैंने बताया वह साइकोलॉजी के गहरे सिद्धांतों में से एक है। ऐसे गहरे सिद्धांत आपको अन्यथा पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ मेरे द्वारा बताए जा रहे इन सिद्धांतों को ग्रहण करते चले जाएंगे तो वैसे ही साइकोलॉजी के मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक सिद्धांत से हजार दूसरी चीज़ें जानने समझने को मिल जाएगी। खैर, अभी तो हम सिर्फ लूटने व लुटाने पर लौट आते हैं। और लूटने व लुटाने की सारी क्रियाओं के पीछे एक ही साइकोलॉजिकल फोर्स काम करती है तथा वह है भय व लोभ की फोर्स। लूटने वाला भय व लोभ दिखाकर लूट लेता है और लुटाने वाला भय और लोभ से ग्रसित होकर लूटा जाता है। यह गहरी बात समझ लेना कि लूटने व लुटाने के पीछे दूसरी कोई साइकोलॉजिकल फोर्स काम नहीं करती है। होगा अभी तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपकी लूटने की प्रवृत्ति नहीं है।
हो तो पहले आप सावधान हो जाना, क्योंकि लूटने वाले को मनी तो मिलती है परंतु पीछे से बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। एक चोर की मानसिकता समझना कोई मुश्किल काम नहीं। चोरी करते वक्त भी डर तथा चोरी करने के बाद पकड़े जाने का भय, और पकड़े जाने पर जो भुगतना पड़े वो अलग से। ऐसे में कुछ पैसे लूट भी लिए तो क्या, उससे कहीं ज़्यादा तो भुगतना पड़ रहा है। सो आपकी प्रवृत्ति लूटने की हो तो उससे तौबा कर लेना। लुटेरा कोई भी हो, एक न एक दिन उसकी नींद उड़ ही जाती है, फिर वह नेता या भ्रष्टाचारी अफसर ही क्यों न हो। माना कि उन्हें पकड़े जाने का भय इतना नहीं होता, क्योंकि वे सत्ता व पैसे के बल पर कानून मैनेज करना जानते हैं, परंतु कम से कम पैसे संभाल के रखने का टेंशन तो वे भी 24 घंटे झेलते ही हैं। और खुदा न खास्ता पकड़े गए तब तो सब खत्म। यह तो ठीक, पर वे पैसा खर्च भी नहीं कर पाते। वही सरकारी गाड़ी तथा वही सरकारी मकान। समझ यह नहीं आता कि जब खर्च ही नहीं कर पाते हैं तो आत्मा पर इतना बोझ लेते क्यों हैं। और फिर मनी कमाने में जो कष्ट है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट व टेंशन ब्लैक मनी को अवेरने में है। तथा इतना टेंशन भी किस मनी हेतु, उस मनी हेतु जिससे वे अपने लिए खुशियां भी नहीं बटोर सकते। अतः ऐसे लुटेरे नेताओं व अफसरों को मैं मानसिक तौर पर पागल ही कहूँगा। खैर, वैसे तो लुटेरे व्यवसायियों का हाल तो नेताओं व अफसरों से भी ज़्यादा खराब है। उनके सिर पर तो हमेशा तलवार लटकती ही रहती है। उनके फ्रॉड आज नहीं तो कल उजागर होते ही हैं, और एक बार पकड़े जाने पर उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं इससे आप सभी वाकिफ़ हैं ही। वे अक्सर नेता व अफसर सेट करके ही लूटने का प्रयास करते हैं, पर नेता व अफसर किसके अस्थायी दोस्त रहे हैं। और फिर सत्ता व अफसर बदलते भी तो रहते ही हैं, तथा यूं भी बुरे काम का बुरा नतीजा, चाचा हो या भतीजा, करे गए फ्रॉड को कोई न कोई उजागर कर ही देता है, चाहे दुश्मनी निकालने हेतु हो या ब्लैकमेल करने हेतु। कुल मिलाकर गलत करने वाले व्यवसायी आज नहीं तो कल फंसते तो हैं ही, और अन्यथा भी धोखा देना या लूटना अच्छी बात नहीं ही है। इससे आत्मा पर बोझ पड़ता ही है, और स्पिरिचुअल सिद्धांत कहूँ तो आत्मा बेचकर कुछ भी क्यों न पालो, सौदा घाटे का ही है। अतः छोड़ो इन सब बातों को। लूटना हमें है नहीं, हमें देखना सिर्फ इतना है कि हम न लूट जाएं। कोई आपको लूट न जाए, और न लूटाना आपके हाथ में है। माना बाहर जगत में तरह तरह के मनी चोर बैठे हुए हैं, पर समझो इतना कि वे आपको ज़बरदस्ती नहीं लूट सकते। ज़बरदस्ती सिर्फ बंदूक व चाकू की नोक पर ही लूटा जा सकता है, और ऐसा लूटना अपवाद ही होता है। मनुष्य सर्वाधिक धोखे सोफिस्टिकेटेड चोरों से खा रहा है, तथा इस समय हम चर्चा इन वाइट कॉलर्ड चोरों की ही कर रहे हैं। और उस बाबत यह स्पष्ट समझ लो कि ये सोफिस्टिकेटेड चोर आपको आपकी कमजोरी के बगैर नहीं लूट सकते हैं। और यह मैं बता ही चुका हूँ कि भय और लोभ, यह दो ही वे साइकोलॉजिकल कमजोरियाँ हैं जिसके चलते कोई आपको लूट सकता है। यदि आप भयभीत और लोभी नहीं तो दुनिया का कोई लुटेरा कितना ही स्मार्ट क्यों न हो, आपको नहीं लूट सकता है। यदि आप लुटाते हैं तो शॉर्टकट से मनी प्राप्त करने की लालच में, और लुटेरों को आपकी यह कमजोरी मालूम होती है, इसलिए वे 1-2 का 4 वाली पोंजी स्कीमें लेकर आते हैं और आप फंस जाते हैं। ऊंचा ब्याज, शानदार रिटर्न व बात बात पे इनाम वाली स्कीमों में फंसाना तो आजकल बड़ी आम बात हो गई है। यहाँ तक कि लाभों के बड़े बड़े दावे करके बड़ी कंपनियाँ 4 गुने भावों में प्रोडक्ट भी बेच खाती है। गोरे करने से लेकर सदैव युवा बने रहने तक के लोभ पकड़ाकर आपको लूटा जा रहा है। और कोरोना क्या आया कि बाजार में आटा व तेल भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आ गए।
वहीं धन वर्षा करने वाली अंगूठियाँ व ताबीज तो भेलपुरी की तरह बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाजार में पुण्य कमाने व स्वर्ग पाने की विधियाँ तक बेची जाती है। कोई सोचता ही नहीं कि अंतरिक्ष यात्रा का टिकट करोड़ों रुपए का है तो स्वर्ग का टिकट कितने का होना चाहिए। धन वर्षा करवाने वाली अंगूठी कहीं 200 रुपये में मिलती है। और असली सवाल तो यह कि जिसके पास धन वर्षा करवाने वाली हजारों अंगूठियाँ हैं वह क्यों झोपड़े में रह रहा है। पर लोभ अक्ल पे ताले लगा देता है। एक बार जिसको लोभ पकड़ ले फिर उसकी अक्ल चलती ही कहाँ है। फिर वह लोभ धन कमाने का हो, गोरे होने का हो या फिर जवान होने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोभ पकड़ा नहीं कि आप लुटाए नहीं। यह अटल साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। और आप इन सब चक्रों में कितनी बार लुटाए हैं यह भी आप समझ ही रहे होंगे। सोचो इतना कि न लुटाते तो उन पैसों से काफ़ी कुछ कर पाते। आपको अक्ल भी लगानी है तथा अपने लोभों पर लगाम भी कसनी है। यह समझ ही लेना कि किसी भी प्रकार का लोभ अच्छा नहीं होता है। कृष्ण तो कर्म के फल की आशा तक को गलत कह रहे हैं, तो फिर लोभ की तो चर्चा ही क्या करना। लोभ किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, फिर वह धार्मिक या सामाजिक लोभ ही क्यों न हो, लोभ करने वाले का लुटाना तय है। इस साइकोलॉजिकल सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता है। यह तो साइकोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए लोभ के नुकसान समझ में नहीं आ रहे हैं। मनुष्य का एक ही तो दुर्भाग्य है कि उसे साइकोलॉजी का ज्ञान ना के बराबर है। क्या करने से क्या हो रहा है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। जिसे समझ में आ जाएगा वह किसी भी प्रकार का लोभ कभी नहीं करेगा। और आप समझदार बनो तथा तय करो कि अपनी बेशकीमती मनी का एक पैसा भी लोभ दिखाकर लूटने वाले लुटेरों को नहीं लूटने देंगे। बात तो सीधी है, लेकिन इस पर पूरी तरह से अमल कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि लोभ के हजारों स्वरूप हैं तथा ऊपर से लोभ मनुष्य की चंद बड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरियों में से एक है। अतः इससे पूरी तरह से निजात पाना हर एक के बस की बात नहीं है। अब लोभ से निजात पाना कितना ही मुश्किल क्यों न हो, लोभी मन से छुटकारा तो पाना ही होगा, क्योंकि जब तक मन में लोभ है तब तक लुटाते रहोगे। यह तय है। आप वाकई अपनी कीमती मनी को लुटाने से बचाना चाहते हो तो यह स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि लूटना व लुटाना दोनों स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का विषय है। एक बार फिर मैं गहरा स्पिरिचुअल सत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अतः इसे जितनी गहराई से ग्रहण कर सकते हो ग्रहण करने की कोशिश करना। यह स्पष्ट समझ लो कि हर स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के वार दो तरफा होते हैं। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का अंतिम सत्य तो यह है कि कोई यहाँ कुछ भी अकारण नहीं भोग रहा है। जो कोई यहाँ जो कुछ भी भोग रहा है वह अपनी कमजोरियों का ही भोग रहा है। आप कह सकते हैं कि लूटने वाले स्मार्ट हैं, वे बदमाश हैं, इसमें हम क्या करें। तो उन्हें लूटने का ऑफिशियल परमिट तो उपलब्ध है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि लुटेरे सबको समान रूप से लूट पा रहे हैं, और यह भी नहीं कि सब के सब लुटा ही रहे हैं। ऐसे में आपको सोचना तो होगा ही कि वे किसको लूट पा रहे हैं। आपको इस बात पे गौर तो करना ही होगा ना कि आप क्यों लुटा रहे हैं। सोचना तो आपको यह भी होगा कि वे कौन हैं जिन्हें कोई नहीं लूट पा रहा है। समझना तो होगा ना कि लूटने वाले तथा न लुटाने वालों में क्या फ़र्क है। तो स्पष्ट कहूँ तो जो लुटा रहे हैं वे स्वयं भी कहीं न कहीं लुटेरे हैं। जो स्वयं लुटेरे नहीं उन्हें कोई नहीं लूट सकता है। आप कह सकते हैं कि क्या बात करते हैं, हम और लुटेरे। तो यह स्पष्ट समझ लो कि आप लुटा रहे हैं
तो आप भी लुटेरे ही हैं, क्योंकि इस जगत में सिर्फ लुटेरे ही लुटा रहे हैं। मानता हूँ कि स्पिरिचुअल सत्य अति कड़वी होते हैं, उन्हें सुनना, समझना व अपनाना तीनों कठिन है। यही तो कारण है कि मनुष्य धार्मिक आसानी से हो जाता है, पर उसका स्पिरिचुअल हो पाना बहुत कठिन है। सो यह स्पष्ट समझ लो कि दुनिया का कोई भी वाइट कलर्ड लुटेरा सिर्फ लुटेरों को ही लूट सकता है। अतः जो लुटा रहे हैं वे स्वयं भी लुटेरे हैं ही। इसमें किसी को ना तो कोई गलतफहमी पालने की आवश्यकता है और ना ही आश्चर्यचकित होने की, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के सारे वार दो तरफा हैं। सो जो लुटा रहा है वह स्वयं भी कहीं न कहीं लुटेरा है ही। खैर, मैं जानता हूँ कि आपको उपरोक्त बात सुनकर चक्कर आ गए होंगे, शंका भी हो रही होगी और शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि हर लुटाने वाले को लुटेरा जो कह दिया। लेकिन इतनी जल्दी क्यों करते हो? अभी मेरी बात समाप्त कहाँ हुई है। चलो एक बात बताओ, आपका अधिकार कितनी मनी पर है? निश्चित ही उतनी मनी पर जितनी आपने 8-10 घंटे कार्य कर कमाई है। यह बात स्पिरिचुअली परफेक्ट है, पर उनका क्या जिन्हें 100 रुपये का धागा खरीद कर बिना कुछ किए एक्स्ट्रा कमाना है? स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में तो वे भी लुटेरे ही हुए ना। स्पिरिचुअलिटी का तो सीधा सवाल है कि बिना मेहनत किए या बिना अक्ल लगाए आपको कुछ चाहिए ही क्यों? दूसरा कोई, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, उससे आपको मुफ्त में कुछ चाहिए ही क्यों? आपको तो जो कुछ पाना है वह अपने कर्मों से पाना है। यही आपके लिए कुदरत से स्थापित की गई व्यवस्था है। ऐसे में जिन्हें बिना कर्म किए चाहिए, उनकी मानसिकता लुटेरे की ही हुई ना। स्पिरिचुअलिटी एक उच्च स्तर की बात है, इसमें दोगलापन चल ही नहीं सकता है, इसलिए तो स्पिरिचुअल होना कठिन होगा। मुख्य बात यही कि अपनी कमाई मनी से ज़्यादा मुफ्त में कुछ भी चाहिए तो आप स्पिरिचुअलिटी की निगाह में लुटेरे ही हैं, तथा लुटेरों की दुनिया की एक ही स्पिरिचुअल व्यवस्था है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बड़े लुटेरे छोटे लुटेरे को खा जाएंगे। समझो इतना कि अगर दुनिया बैलेंस है तो प्रकृति द्वारा स्थापित स्पिरिचुअल व्यवस्था के कारण। हालांकि यह किताब स्पिरिचुअलिटी पर नहीं है, परंतु इशारा आवश्यक था, सो कर दिया। कुल मिलाकर जो लुटा रहे हैं वे स्वयं भी मुफ्त में कुछ पा लेने की मानसिकता के शिकार हैं, पर चूंकि वे सामान लुटेरे हैं इसलिए बड़े लुटेरे उन्हें आसानी से लूट पा रहे हैं। यह मैंने एकदम सरल भाषा में सीधा व सटीक सत्य कह दिया। अतः आप वाकई लुटाना नहीं चाहते हैं तो यह दृढ़तापूर्वक तय कर लो कि मुझे अपनी कमाई मनी से ऊपर की मनी की आवश्यकता ही नहीं है, और आवश्यकता नहीं होगी तो फिर लोभ के पकड़ने का सवाल ही नहीं है। फिर तो आप बड़ी आसानी से लोभ दिखाने वाले स्कीमों की अवहेलना कर पाएंगे, बेकार के प्रोडक्ट्स खरीदने से अपने को बचा पाएंगे, झूठे आश्रय व आश्वासन देकर लूटने वालों की ओर फिर आप झांकेंगे ही नहीं, और यह सब कर पाएंगे तो ही अपनी कमाई मनी को सुरक्षित रख पाएंगे। यह तय जान लो कि पैसे की कमी आपको इतना परेशान नहीं कर रही है जितना कि अपने लोभी मन के चक्कर में पैसों को गंवाना आपको परेशान कर रहा है। और औसतन 10 से 20% मनी मनुष्य लोभ के चक्कर में गंवा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य लोभ के चक्कर में पूंजी स्कीमों में फंस रहा है या फिर बेकार की प्रोडक्ट्स ही खरीद रहा है। वह लोभ के चक्कर में और भी जाने कहां से पैसे लुटा रहा है। इस बात के चंद उदाहरण दूं तो अक्सर भविष्य के फायदे को ध्यान में रखकर प्रभावशाली व्यक्तियों पर खर्च अधिकांश लोग करते हैं। खर्च करते वक्त तथा चापलूसी करते वक्त आप भूल ही जाते हैं कि ये प्रभावशाली लोग कभी किसी के काम नहीं आते हैं। मज़ा तो यह है कि लोभ में अंधे होकर भगवान तक को रिश्वत देते रहते हैं।
अक्ल इतनी तक भी नहीं लगाते कि क्या भगवान रिश्वत ले सकता है। इतना भी नहीं सोचते कि क्या सर्वशक्तिमान को भी आपसे कुछ चाहिए होगा। कुल मिलाकर लोभ के चक्कर में एक नहीं अनेक जगह आपकी मनी बर्बाद हो रही है। यदि आप बर्बाद हो रही यह मनी ही बचा लेंगे तो भी जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे। अतः आज के बाद अपने लोभों पर पूरी तरह से लगाम कसते सीख जाओ। इतना भी कर लोगे तो मनी की कमी का रोना रोने से अच्छा खासा छुटकारा पा लोगे। उम्मीद यह करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई नहीं लूट पाएगा। खैर, आप सिर्फ लोभ के चक्कर में लुटाते हैं ऐसा भी नहीं है। एक और साइकोलॉजिकल कमजोरी है जो आपका काफ़ी धन लूट कर ले जा रही है, और वह उस कमजोरी का नाम भय है। भय के कारण आप कितना लुटाते हैं उस पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। नर्क से लेकर न जाने कैसे कैसे डर दिखाकर तो मनुष्य को युगों से लूटा ही जा रहा है, लेकिन आज के आधुनिक अफसरशाही के युग में तो डरा कर लूटने के लोगों ने हजार नए तरीके और भी खोज लिए हैं। लोभ की ही तरह डरा कर लूटने वालों की तादाद भी आज की तारीख में काफ़ी बड़ी है। सरकारी अफसर के हरेसमेंट से बचने पर सबको काफ़ी कुछ लुटाना ही पड़ रहा है, और अफसर ही क्यों, नेता व गुंडे भी डराने में कहाँ पीछे हैं। वह डर के मारे अपनी बेशकीमती मनी को लुटाए नहीं जा सकते हैं, पर डर के मारे अपनी बेशकीमती मनी को लुटाया नहीं जा सकता है। सो हर प्रकार का डर हटाकर इन डराने वालों से बचते सीखना ही होगा। खासकर आगे बढ़ने वालों की मनी पर इन डराने वालों की निगाह गड़ी ही रहती है। उनके पीछे तो मीडिया से लेकर दूसरे अनेक प्रकार के ब्लैकमेलर भी पड़ जाते हैं, और हमारी मनी कोई दूसरा डराकर या फ्रॉड करके ले जाए, उससे बुरा क्या हो सकता है। यह होना ही नहीं चाहिए। अतः मजबूत बनो। लोभ की तरह भय ने भी बड़ों बड़ों को बर्बाद कर दिया है। खैर, भय दिखाकर लूटी जा रही मनी के बारे में इससे ज़्यादा विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। भय कतई लोभ की तरह बहुरूपिया या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो भय से जब भी लुटाते हो तब इसकी समझ में आ ही जाती है कि वे मारे भय के लुटाए हैं। अतः मैं सीधे चंद वे मशहूर किस्से बताता हूँ जहाँ लोभ ने मनुष्य को लूटा है। इससे निश्चित ही लोभ कितना खतरनाक है यह आपकी समझ में आ जाएगा। यह भी समझ में आ जाएगा कि भय और लोभ के इर्द गिर्द आ रहे छोटे छोटे ख्याल भी कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही इन किस्सों से आपको मनी कैसे कैसे ट्रैप में लेती है यह भी समझ में आ जाएगा। अपनी मेहनत से कमाई मनी को कैसे बचाना यह भी इन किस्सों से आप सीख जाएंगे। कुल मिलाकर इन सब किस्सों से सीखकर भविष्य में क्या क्या सावधानी बरतना यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक यूलिसेस एस ग्रांट अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति रह चुके यूलिसेस एस ग्रांट को राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद देश के धनपतियों में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। यानी उन्हें अकारण का लोभ पकड़ा, तथा लोभ रास्ता ढूंढ ही लेता है। ग्रांट ने भी ढूंढ लिया। उन्होंने उस समय वॉल स्ट्रीट पर छाए रहने वाले फर्डिनांड वार्ड से हाथ मिलाया और उन दोनों ने मिलकर ग्रांट एंड वार्ड कंपनी नामक फाइनेंशियल फर्म स्थापित की। लेकिन ग्रांट को यह नहीं पता था कि वार्ड एक पोंजी स्कीम चला रहा है। इसके बाद जो अपेक्षित था वही हुआ। वार्ड निवेशकों और ग्रांट दोनों के पैसे लेकर फरार हो गया। इससे ग्रांट पर करीब 150,000 अमेरिकी डॉलर का कर्जा चढ़ गया। इससे उबरने हेतु उन्होंने न सिर्फ अपने घर के कागजात बल्कि अमेरिकी सेना में सेनानायक रहते हुए अर्जित किए मेडल्स तक कर्जदार को सौंप दिए। यही नहीं,
थ्रोट कैंसर से पीड़ित ग्रांट ने अपनी जीवन मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन से लिखवाई ताकि उसकी बिक्री से वे थोड़े पैसे अर्जित कर सके और कर्ज उतार सके। हालांकि फिर भी वे कर्ज की बदनामी के साथ ही मरे। सवाल यह कि ऐसा हुआ क्यों? तो निश्चित ही एक ऐसा लोभ पकड़ने के कारण जिसकी उनमें न क्षमता थी और न समझ। अब एक राष्ट्रपति को फाइनेंस की कितनी समझ होती है? खैर, कुल मिलाकर उपरोक्त उदाहरण से मनी की साइकोलॉजी का एक और वैज्ञानिक पहलू समझने जैसा है, और वह यह कि मनी करी गई मेहनत तथा खर्ची गई अक्ल के अनुपात में ही मिलती है तथा मेहनत व अक्ल अपनी प्रतिभा के अनुसार ही लगाई जा सकती है। ऐसे में यदि मेहनत व अक्ल उस जगह लगाओगे जिस जगह की प्रतिभा नहीं है तो करी हुई मेहनत बेकार चली जाएगी, अक्सर तो उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगी। तथा यूलिसेंट ग्रांट के उपरोक्त किस्से में यही हुआ है। अक्लमंद आप हैं ही तथा इशारा मैंने कर ही दिया है। सो उम्मीद है कि ऐसी गलती कर आप मनी को नाराज़ कभी नहीं करेंगे तथा हमेशा उसी क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे जिस क्षेत्र की आप में समझ है। मार्क ट्वेन दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी मूल के महान लेखक मार्क ट्वेन को क्या सूझी कि उन्होंने अपनी $3 लाख की पूरी जमा पूंजी कंपोजिटर नामक टाइप सेटिंग मशीन को विकसित करने में लगा दी। दरअसल उन दिनों प्रिंटिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले मशीन्स बहुत ही धीमे हुआ करते थे। इन मशीन्स की तुलना में कंपोजिटर के प्रिंट करने की क्षमता बहुत तेज़ थी। निश्चित ही ट्वेन ने कंपोजिटर की प्रिंटिंग क्षमता का ठीक आकलन कर ही उसे विकसित करने में अपनी पूरी बचत लगाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे पूरी तरह से विकसित करने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं कहाँ करती है। सो बस बाज़ार में लाइनोटाइप मशीन्स ना सिर्फ आई बल्कि देखते ही देखते उसने अपनी पकड़ मजबूत भी कर ली। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपोजिटर मशीन बनाने वाली कंपनी के साथ साथ मार्क ट्वेन का भी दिवालिया पीट गया। तो सवाल यह कि ऐसा क्यों हुआ? मार्क ट्वेन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मात खा गए? उत्तर एक ही कि टेक्नोलॉजी जब उनका क्षेत्र नहीं था तो उसमें उन्हें हाथ आजमाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन मार्क ट्वेन भी क्या करें, मनी ज़रूरतों को भी हवा देती है तथा अहंकार को भी। कुल मिलाकर कहूँ तो मनी न चाहते हुए भी मनुष्य एडवेंचर करवा ही लेती है। लेकिन आप उपरोक्त वाक्य से सबक लेना, एडवेंचर करो पर उस क्षेत्र में करो जिसके आप मास्टर हैं। मास्टर नहीं है तो पहले उस क्षेत्र के मास्टर बने तथा फिर कोई एडवेंचर करें, वरना मनी रूठ जाएगी, यह तय है। समझदार होकर आप मनी की साइकोलॉजी के विपरीत कैसे जा सकते हैं? और मुझे यकीन है कि आप नहीं ही जाएंगे। यहाँ बताए जा रहे हर किस्से से कुछ न कुछ सबक अवश्य लेंगे। किम बेसिंजर 1980 के दशक में हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और ऑस्कर विजेता किम बेसिंजर ने अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के करीब 2000 एकड़ में फैले ब्रेसल्टन नामक पूरे एक शहर को खरीद लिया। इस शहर को उन्होंने करीब $20 मिलियन में खरीदा। बेसिंजर चाहती थी कि वह इस छोटे से शहर में एक विशाल मूवी स्टूडियो खोले और वहां फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करें। कुल मिलाकर वे ब्रेसल्टन को एक पर्यटन स्थल में तब्दील करना चाहती थी। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी साकार नहीं हो सका क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करने हेतु पैसा उनके कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा आवश्यक था। सो उस कारण पैसे को लेकर उनकी तकलीफ़ें बढ़ती चली गई और एक दिन नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उन्हें मजबूरन अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा। यहाँ तक कि अंततः और कोई चारा न देख
लेनदारों का कर्ज चुकाने हेतु बैसिंजर को एक दिन ब्रेसल्टन शहर तक कौड़ियों के दाम बेच देना पड़ा। खैर, इस पूरे वाकये में मनी की एक और साइकोलॉजी समझने की है। यह बैसिंजर ने जो एडवेंचर करने की सोची थी उसकी उनमें प्रतिभा थी, क्योंकि फिल्म स्टूडियो तथा चकाचौंध वाली प्रसिद्धि ही उनका जीवन था। ऐसे में एडवेंचर की दिशा गलत नहीं थी। फिर वो मार क्यों खा गई? वे मार इसलिए खा गई क्योंकि उन्होंने मनी की साइकोलॉजी का उल्लंघन कर दिया। आप कहेंगे कि यह क्या कह रहे हैं? यह क्या मनी की नई साइकोलॉजी आ गई है? अब जब मनी विश्व की सबसे शक्तिशाली चीज़ है तो उसके साइकोलॉजिकल नखरे भी कम थोड़े ही होंगे। और मनी की एक और साइकोलॉजी यह भी है कि वह सकारात्मक प्रतिक्रिया तभी देती है जब प्रोजेक्ट पूरा हो। किसी भी कारण से प्रोजेक्ट अधूरा रह जाए तो मनी रूठ जाती है। सो बैसिंजर की स्कीम परफेक्ट थी। उस हेतु की प्रतिभा भी उनमें थी। उनके नाम का आकर्षण लोगों को शहर तक खींचकर लाने हेतु पर्याप्त भी था। सो उनकी सोच कतई गलत नहीं थी, परंतु प्रोजेक्ट पूरा करने हेतु जितना पैसा आवश्यक था वह उनके पास नहीं था और वे मार खा गई। उनकी लाख कोशिश के बावजूद प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाई। इससे सबक यह लो कि एडवेंचर आपको आपकी प्रतिभा के क्षेत्र में करना हो तो भी वह एडवेंचर तभी करो जब उसे पूरा कर पाने की गारंटी हो, और बिना पूरे पैसों के इंतजाम के तो एक कदम आगे मत बढ़ो, वरना प्रोजेक्ट एक ऐसा दलदल हो जाएगा जिसमें फंसते ही चले जाओगे। दूसरों के अनुभवों की साइको एनालिसिस से सीखने को मिल रहा है, सो सीख ही जाना। मनी को कभी रूठने मत देना। उसकी साइकोलॉजी के खिलाफ का कोई एडवेंचर कभी मत करना। डेबी रेनॉल्ड्स, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री डेबी रेनॉल्ड्स ने अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार बटोरा था, लेकिन उतने से उनका मन नहीं भरा तथा एक एडवेंचर कर डाला। साल 1992 में रेनॉल्ड्स ने $2.2 मिलियन चुकाकर लॉस वेगास से काफ़ी दूर एक कैसीनोयुक्त होटल खरीदा। हालांकि फिर वे यहीं नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने उस होटल को हॉलीवुड थीम्ड म्यूजियम में तब्दील करने हेतु $10 मिलियन से अधिक का अतिरिक्त खर्च भी किया, लेकिन उनका यह एडवेंचर भीड़ नहीं जुटा पा रहा था। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट बड़ा हो चुका था तथा परिणाम आ नहीं रहा था। कोई रास्ता न देख दर्शकों को आकर्षित करने हेतु रेनॉल्ड्स खुद अपने ही होटल में परफॉर्म भी करने लगी, लेकिन बावजूद इसके उनका व्यवसाय ठीक से जम नहीं सका। सवाल यह कि रेनॉल्ड्स ने अपनी तरफ से वह सब कुछ किया जो व्यवसाय जमाने हेतु आवश्यक था, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ यह हो गई कि उनका कैसीनो युक्त होटल कैसीनोज की मशहूर दुनिया लास वेगास के वास्तविक लोकेशन से काफ़ी दूर था। अतः कैसीनोज के शौकीन लोग उनके वहां जाना पसंद नहीं करते थे। कैसीनो की अनलिमिटेड चॉइस छोड़ के एक कैसीनो हेतु इतनी दूर कौन जाए, क्योंकि कैसीनो खेलने वालों की प्रथम प्राथमिकता कैसीनो होता है। नाच गाना व म्यूजिक बाद में आता है। कुल मिलाकर समझे तो कैसीनो के क्रेज के सामने उनकी चहेती अभिनेत्री डेबी रेनॉल्ड्स का आकर्षण फीका पड़ गया। इस उदाहरण से यह स्पष्टतापूर्वक समझ लेना कि मनी की साइकोलॉजी को एक भी मिस कैलकुलेशन पसंद नहीं है। यहाँ मिस कैलकुलेशन हुआ नहीं और उसका गलत परिणाम आया नहीं। सो मनी को रूठना ही था और वह रूठ भी गई। खैर, उधर कोई उपाय न देख साल 1996 में रेनॉल्ड्स को अपना यह ड्रीम प्रोजेक्ट कैसीनो बंद करना पड़ा और इसके एक साल बाद रेनॉल्ड्स ने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया तथा उसके एक साल बाद उनका होटल
$10.65 मिलियन में नीलाम भी हो गया। कुल मिलाकर समझना इसमें इतना ही है कि कैलकुलेशन चुका नहीं कि मनी ने मारा नहीं। समझो यह कि रेनॉल्ड्स ने यही होटल किसी शहर में खोला होता तो उनका यह एडवेंचर हिट हो जाता। उनके स्वयं के परफॉर्म करने के बाद तो वह उस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण हो जाता, क्योंकि शहर में उनके आकर्षण का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। लेकिन लास वेगास में कैसीनो के आकर्षण से टकराना उन्हें भारी पड़ गया। इस पूरे वाक़ये से सबक यह लो कि अपने मेहनत की कमाई से कोई भी एडवेंचर करने से पहले सारे कैलकुलेशन परफेक्ट बिठा लेना, वरना मनी रूठ जाएगी, क्योंकि मनी को मिस कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्ट रेनॉल्ड्स 1960 से 1980 के दशक के बीच हॉलीवुड पर छाए रहने वाले बर्ट रेनॉल्ड्स ने 1980 में अपने बिजनेस मैनेजर के सुझाव पर पोप पॉक्स नामक फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी में निवेश किया। उन्होंने पोप पॉक्स की कुल 30 फ्रेंचाइजी खरीदी, लेकिन व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट का खाना ग्राहकों को इतना पसंद नहीं आ रहा है। उस पर मुसीबत यह थी कि व्यस्तता के चलते वे इस नए व्यवसाय पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रेस्टोरेंट को नुकसान से बचाने हेतु उन्होंने एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की। उस कंसल्टेंट ने उन्हें रेस्टोरेंट की एक अन्य फ्रेंचाइजी में निवेश करने की सलाह दी। रेनॉल्ड्स को कंसल्टेंट की बात जंच भी गई, लेकिन दुर्भाग्य से यह आइडिया भी फ्लॉप सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर रेनॉल्ड्स एक दलदल में फंस गए। आखिरकार साल 1988 में पोप पॉक्स ने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया। सालों बाद रेनॉल्ड्स ने अफसोस जताते हुए यह कबूला था कि जो बात $5-6 मिलियन में नुकसान से सलट सकती थी, वह कंसल्टेंट की सलाह मानने के कारण आगे चलकर $20 से $30 मिलियन के नुकसान तक पहुंच गई। खैर, उपरोक्त नुकसान महंगी जीवनशैली और अपनी दूसरी पत्नी लोनी एंडरसन से साल 1994 में हुए महंगे तलाक के कारण रेनॉल्ड्स ने वर्ष 1996 में आखिरकार खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। सवाल यह कि इतनी सफलता पाने के बाद यह नौबत क्यों आई? तो कुल मिलाकर मनी की उस साइकोलॉजी के कारण जो उछाले मारती रहती है तथा फंसवा देती है। इस बात से सबक यह लेना कि अपनी सुखी जीवन को बेमतलब के एडवेंचर करके फंसाना नहीं है। किसी के कहने पर वहाँ इन्वेस्ट करना ही क्यों, जिस चीज़ की अपने में समझ ही नहीं है। जिस चीज़ की स्वयं को समझ न हो, उसमें कंसल्टेंट की सलाह पे कूद पड़ना बेवकूफ़ी है। कंसल्टेंट का अपना नज़रिया हो सकता है तथा अपना स्वार्थ भी, और सबसे बड़ी बात यह कि उस व्यवसाय में तो कभी निवेश नहीं करना चाहिए जिसको आप वक्त नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ें व नए नए एडवेंचर्स करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु मनी की साइकोलॉजी का उल्लंघन करके एडवेंचर्स करेंगे तो फंस जाएंगे। यह हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना कि यदि मनी कमाना आर्ट है तो मनी के ट्रैप में न फंसना भी कम बड़ी आर्ट नहीं है। और आप मनी के ट्रैप में न फंसे, इसलिए मैं आपको चंद केस स्टडी भी दी तथा उनकी साइको एनालिसिस भी की। उम्मीद यही करता हूँ कि इससे आप मनी के ट्रैप से बचना सीख जाएंगे। कुल मिलाकर दुनिया लूटने को बैठी हुई है, पर समझना आपको है कि मेहनत व अक्ल से कमाई मनी का हर पैसा कीमती है। उसे किसी को लूटने नहीं देना है, और लुटाते आप भय व लोभ के कारण ही हैं। लोभ का अर्थ इतना ही है कि आपको अपनी मेहनत, अक्ल व प्रतिभा से ज़्यादा चाहिए, और जब चाहिए तो दुनिया में लालच व आश्वासन देकर फंसाने वाले घूम ही रहे हैं। समझ यह नहीं आता कि जब मनी की साइकोलॉजी में ही आसमान से टपकना नहीं है
तो फिर आप लोभ करते ही क्यों हैं? झूठे आसरों व आश्वासनों में फंसते ही क्यों हैं? समझ में तो यह भी नहीं आता कि मारे लोभ के उस क्षेत्र में हाथ आजमाने जाते ही क्यों हैं जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है, जिसकी आप में प्रतिभा ही नहीं है। वहाँ झांकते ही क्यों हैं? मनी की साइकोलॉजी समझते क्यों नहीं हैं कि वह तभी आएगी जब आप में उस क्षेत्र की प्रतिभा होगी? समझते क्यों नहीं हैं कि मनी की अपनी साइकोलॉजी है तथा वह अपनी साइकोलॉजी का दायरा कभी नहीं लांघेगी। सो आगे बढ़ो व खूब एडवेंचर करो, पर वह तो करना ही है। प्रगति जीवन का नियम है, शान से जीना मनुष्य की पहचान है, परंतु करो सब मनी के साइकोलॉजिकल दायरे के भीतर रहकर। आगे बढ़ने के चक्कर में उल्टी पटखनी न खा जाओ, बस इस बात का ध्यान रखो। और आप यह ध्यान रख सके इसलिए मैंने चंद केस स्टडी के सहारे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश की है। क्योंकि मनी कमाने हेतु आप क्या ज़मीन आसमान एक करते हैं यह मैं जानता हूँ। सो चाहता हूँ कि आप अपनी कमाई मनी का मज़ा लें। चाहता तो यह भी हूँ कि आप खूब प्रगति करें, पर यह कतई नहीं चाहता हूँ कि कोई आपकी मनी लूट ले जाए। यह भी नहीं चाहता हूँ कि आप मनी की साइकोलॉजी के खिलाफ जाकर कोई एडवेंचर करें और फंस जाएं तथा मनी के किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंस जाएं। यह तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जीवन एक अद्भुत अवसर है जीने का तथा आपको एक हसीन जीवन जीते हुए देखना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।